हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग क्विक रिवीजन मॉड्यूल पढ़ रहे थे, जिसमें से अभी का प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य पढ़ रहे थे। अब मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट के कार्य आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कैबिनेट का कार्य। तो पहला नीति निर्माण की अगर बात करें तो कैबिनेट मुख्यतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों के संबंध में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तरदायी होता है। दूसरा कहता है सभी नीतिगत निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय से सूचित कराया जाता है। ठीक है, अगले की बात करें विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ होता क्या है? तो सभी मंत्री संसद सदस्य होते हैं, इस प्रकार वे विधि निर्माण में भाग लेते हैं। और दूसरा कहता है संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। संसद में उन्हें प्राप्त बहुमत के कारण विधेयक के पारित होने की संभावना भी अधिक रहती है। वहीं तीसरा कहता है मंत्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक पर कैबिनेट द्वारा विचार किया जाता है और फिर से उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। और चौथा कहता है कैबिनेट द्वारा विधेयकों में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो आवश्यक समझे। ठीक है, अगला है वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ में क्या होता है? कैबिनेट सरकार के सभी खर्चों के साथ व्यय के वित्त पोषण के लिए राजस्व के स्रोत हेतु जिम्मेदार होती है। अगला कहता है कैबिनेट के नियंत्रण में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। तीसरा कहता है कैबिनेट वस्तुतः आर्थिक और राजकोषीय नीतियों को मंजूरी देने हेतु उत्तरदायी होता है। साथ ही वित्त आयोग तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला कहता नियुक्तियों करने की एक शक्ति नियुक्त जो है कौन करता है, किसके पास हो सकते हैं? तो हालांकि राष्ट्रपति को राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वास्तव में इस प्रकार की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की सिफारिश पर ही किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है और राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्य इस निकाय द्वारा ही किए जाते हैं। तीसरा कहता है हालांकि राष्ट्रपति केवल एक बार कैबिनेट से अपनी सलाह में पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर सलाह दे देती है तो वो बाध्यकारी हो जाता है फिर से। ठीक है, ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन में 1978 में। ठीक है, अगर सुचारू कामकाज के समन्वय की बात करें तो कैबिनेट न केवल विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, बल्कि विभागों के मध्य विवाद को समाधान भी करता है। ठीक है, समाधान भी उसका करता है, विवाद ही सिर्फ नहीं सुनता। ठीक, अगर मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या होता है मंत्री परिषद जो होता है वो बड़ा निकाय होता है जिसमें से 60 से 70 सदस्य होते हैं, और कैबिनेट एक छोटा निकाय होता है जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, वहीं मंत्री परिषद में क्या होता है कि सभी श्रेणियों या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, यानी इसमें सभी शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री में मंत्री परिषद का एक भाग ही होता है। फिर मंत्री परिषद को अगर देखें तो सैद्धांतिक रूप से इसमें सभी शक्तियां निहित होती है। कैबिनेट में देखें तो यह वास्तविक रूप से मंत्री परिषदों की शक्तियां का प्रयोग करती है। मंत्री परिषद में इसके कार्य को देखें तो कैबिनेट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और कैबिनेट में मंत्री परिषद को निर्देशित करती है। मंत्री परिषद क्या कहता है, यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करती है, और कैबिनेट में यह
अपने निर्णयों के संबंध में मंत्रिपरिषद के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है मूल पाठ में किया गया था, लेकिन कैबिनेट को उसका उल्लेख नहीं किया गया था मूल पाठ में। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन इसका देखें तो सामूहिक रूप से कैबिनेट का जिम्मेदारी लागू होता है। ठीक है, सरकार का अगर विभिन्न रूप की बात करें, विभिन्न स्वरूप की, तो सरकार की प्रधानमंत्री शासन वाली प्रणाली की अगर बात करें तो यह सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। इसमें मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। यह तब तक देखा जाता है जब किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो या प्रधानमंत्री संबंधित दल के शीर्ष नेताओं में से एक होता है या उसके नेतृत्व में दल ने चुनावी जीत प्राप्त की है। तीसरा कहता है प्रधानमंत्री के निर्णयों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया जाता है। हालांकि यदि इस संदर्भ में सामूहिक रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसे संसदीय लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध माना जा सकता है। अगला कहता है हालांकि इसका लाभ यह है कि इसके तहत तेजी से निर्णय लिया जाता है, जो कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बात की संभावना बनी रहती है कि लिया गया निर्णय जल्दबाजी वाला हो सकता है या देश के हित के बजाय प्रधानमंत्री के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लिया गया हो। अगला कहता है सरकार की प्रधानमंत्री शासन प्रणाली किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के रूप में संविधानोत्तर निकाय को भी जन्म दे सकता है। यह पर्याप्त जिम्मेदारी के बिना भी राजनीतिक शक्ति या प्रभाव का प्रयोग करती है। ठीक है, सरकार की कैबिनेट प्रणाली क्या है? तो यह सरकार की संसदीय प्रणाली के भीतर सरकार का एक स्वरूप है जिसमें प्रधानमंत्री पर कैबिनेट का प्रभुत्व होता है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, किंतु निर्णय लेने के प्रक्रिया के दौरान कैबिनेट का निर्णय को पलटने की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में सामूहिक होते हैं। और चौथा की बात करें, काफ़ी विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय लोकतंत्र की भावना और सामूहिक जिम्मेदारी को बनाए रखता है। हालांकि इससे निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है, जो बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, अगला करते हैं बात कार्यवाहक सरकार क्या होती है। कार्यवाहक सरकार का तब अस्तित्व में आती है जब यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, जब लोकसभा भंग या विघटित हो जाती है या प्रधानमंत्री आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तब ये कार्यवाहक सरकार आती है। दूसरा कहता है कार्यवाहक सरकार वस्तुतः अस्थायी या तदर्थ सरकार होती है और यह एक नई सरकार बनाने के तक कार्य करती है। बस जैसा ही नई सरकार बना ये समाप्त हो जाती है। कार्यवाहक सरकार के अस्तित्व का कारण अनुच्छेद 74 है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला कहता है इसीलिए अनुच्छेद 74 कार्यवाहक सरकार को वैधता प्रदान करता है। हालांकि कार्यवाहक सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने 1971 में स्पष्ट किया कि कार्यवाहक सरकार आवश्यकता का परिणाम होता है। अगला कहता है कार्यवाहक सरकार की भूमिका और कार्य परंपराओं पर आधारित होता है। इसके तहत वह केवल दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को करती है, साथ ही इन्हें महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए क्योंकि इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है यदि यह पर अगली सरकार को
आर्थिक रूप से प्रतिबद्ध करने वाला कोई निर्णय नहीं ले सकती और न ही इसे किसी विदेशी देश के साथ संधि या समझौता करना चाहिए। किसको? कार्यवाहक सरकार को। ना ही दूसरे देश के साथ संधि या समझौता कर सकता है। अगला कहता है, हालांकि कार्यवाहक सरकार बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय संकट के मामले में देश के हित के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय ले सकती है। ठीक है। अंतरिम सरकार क्या होती है? ठीक है। अंतरिम सरकार की अगर बात करें तो सरकार के राजनीतिक इतिहास के संक्रमणकालीन चरण में अंतरिम सरकार का गठन होता है। यह नए संविधान के अनुरूप एक निर्वाचित सरकार को स्थापित करने वाली एक प्राधिकृत सरकार होती है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में क्या होता है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां विधेयक का जो होता है कि निचले सदन में किसी एक दल द्वारा पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल अपने बुनियादी वैचारिक मतभेदों को दूर करते हुए सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है, इससे अक्सर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले दल का वर्चस्व कम हो जाता है। तीसरा कहता है, भारत में राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था के विखंडन और अल्पमत या गठबंधन वाली सरकार के उदय की प्रक्रिया वर्ष 1967 से शुरू हुई थी। गठबंधन की सरकार जो थी 1967 से शुरू हुई थी। अगला कहता है, इस अवधि में कुछ दल के टूटने और दूसरे से मिलने के साथ साथ गठबंधन और नए दलों के गठन का विलय या परिघटनाओं को देखा गया था। अगला कहता है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा यानी वर्ष 1999 से 2004 तक की थी, जिसमें गठबंधन की सरकार ही थी। कुछ लोगों का मानना है कि गठबंधन वाली सरकार द्वारा अधिक समावेशी नीतियों बनाई जाती है, जबकि दूसरों को मानना है कि गठबंधन से नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ लोग इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मानते हैं कि गठबंधन की सरकार अच्छी है, जो भी सत्ता दल का होता है वो कंट्रोल में काम करता है, और कुछ लोग मानते हैं ये गलत है क्योंकि अच्छी चीज़ें ये बिल पास नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है। अगला, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जो कि आर्टिकल 76 में 76 में है। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति करता है। योग्यता की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, अर्थात वह लगातार 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या लगातार 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता यानी वकील हो, तभी राष्ट्रपति को परंपरागत विधिवेत्ता हो सकता है, यानी इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो निर्धारित नहीं है। त्यागपत्र या पद से हटाने का आधार क्या है? तो संविधान में भी उल्लेख नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप कर भी पद से मुक्त हो सकता है। और अगला कहता, परंपरागत रूप से वह तब भी त्यागपत्र दे सकता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या उसे बदल दिया जाता है, क्योंकि उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है। महान्यायवादी को अगर परिश्रमिक की अगर बात करें तो क्या होता है, संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, उसे एक पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। पारिश्रमिक मतलब उसकी सैलरी। ठीक है। दायित्व या कार्य की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना,
कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों। अगला कहता है संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। चौथा कहता है भारत सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना। और अगला कहता है अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले में राष्ट्रपति के निर्देशानुसार भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और अगला कहता है भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से ये केस लड़ सकता है। प्रदान किए गए अधिकार इसको क्या है, तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के दौरान महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, कहीं भी वो सुनवाई कर सकता है। उसे संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक या संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में मताधिकार के बगैर बोलने और भाग लेने का अधिकार है। मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने या सुनने का अधिकार है। अगला कहता उसे संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध जो है सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। अगर महान्यायवादी की आरोपित सीमाएं को अगर देखें तो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। अगला कहता है जिस मामले में उसे भारत सरकार को सलाह देनी है उसकी ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तीसरा कहता है वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को बचाव नहीं कर सकता, यानी अलग वो केस नहीं लड़ सकता। चौथा कहता यह वह जो है भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम का निर्देशक को स्वीकार नहीं कर सकता। ये भी है कि उस जो होता है भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम के द्वारा केस नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे अगर देखें महान्यायवादी से तो वह सरकारी सेवक का श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए उसे निजी कानूनी व्यवसाय करने का वंचित नहीं किया जाता। अगला कहता भारत के महान्यायवादी को उसकी आधिकारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल और भारत सरकार का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी मौजूद है। वर्ष 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया था कि भारत के महान्यायवादी मतलब एजीआई का पद आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वह अधिनियम की धारा 2 क्लॉज एच के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। अगला कहता महान्यायवादी जो है न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई को शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे मंत्रिमंडल और समितियां और संसदीय समितियां। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इस पर रिवीजन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।